जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके केवीएस और एनबीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 10 तारीख को 10 जनवरी को उसके 20 मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। और वो भी इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि सारे क्वेश्चन के लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि उसका सलूशन क्या होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी मेज का क्रय मूल्य 6,600 रुपये तथा इसे 600 के लाभ पर बेचा जा रहा है। इसके अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 10% की छूट भी दी जा रही है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? ये आपके क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन आपसे केवीएस में पूछा था। जैसा कि हमें क्वेश्चन दे दिया है कि एक मेज की जो कीमत है वो 6,600 रुपये है और उसे 600 रुपये के लाभ पर वो बेच रहा है। हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसका कास्ट प्राइस 6,600 रुपये जो उसका क्रय मूल्य है, और कह रहा है कि वो 600 रुपये का लाभ भी कमा रहा है उस पे, यानी कि 7200 रुपये उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा। और कह रहा है कि जो छूट दी जा रही है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कितने का? 10% का। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस को हम मान ले रहे हैं एक्स, और यक्स पे कह रहा है कि 10% की छूट दे दी गई, यानी कि उसको कितने परसेंटेज पे बेचा गया है? तो 90% पर उसको क्या किया गया है? बेचा गया है। तो 90/100, और यही हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर 7,200 रुपये। ओके। अगर यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकालते हैं तो 7,200 और गुणे में क्या हो जाएगा? 100, और बटा में हमारा क्या हो जाएगा? 90। अगर जीरो से ये जीरो काटेंगे और इसको काटेंगे तो 9 और 8 72 हो जाएगा, यानी 80। यानी कि आपका जो अंकित मूल्य था वो था 8,000 रुपये। तो आइए देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8,000 रुपये हमारे ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 8,000 उसका अंकित मूल्य था, उस पे उसने क्या कर दिया? 10% की छूट दे दी और बेच दिया उसको 600 रुपये लाभ लेके, और उसका कास्ट प्राइस क्या था? 6,600 रुपये। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो केबीएस ने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा था कि 1729 के अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा? तो यहाँ आपको 1729 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है, आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है 1729, और इसका क्या करने को कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड करने को कह रहा है। तो हम देखते हैं, तो इसके लास्ट में 9 तो है, लेकिन ये पूरा का इसके सारे अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इकाई के स्थान पे विषम संख्या है, यानी ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 जो अंक हैं, इकाई और दहाई, वो दोनों 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। 6 से विभाजिता का नियम क्या है कि 3 और 2 दोनों से विभाजित, जब 2 से नहीं विभाजित होगी तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर बात करें 8 की विभाज्यता का, तो 8 की विभाज्यता ये जो 3 अंक हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक, ये तीनों का योग, ये तीनों अंक क्या होंगे? ये तीनों अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए, चूँकि ये डिविजिबल नहीं है। ये इसको देखते हैं तो ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। 7 दूना के 14, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, और 7 चौका आपका हो जाएगा 28, बचेगा 4, और 7 सते हो जाएगा आपका 49। अब इसे देख रहे हैं तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये 13 से आपका क्या होगा? डिविजिबल होगा। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, ठीक? 13 एकम 13, बचेगा आपका 11, और ये 7, और 13 नमा 117। अब आगे हमारी भाग किससे जाएगी?
19 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 7, 13 और 19 होंगे। और यही हमसे क्या पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो जोड़ते हैं, 7 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसमें 19 जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर सी 29 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो केवीएस पीआरटी में पूछा गया था वो था कि 15.6 गुणे 6.5 गुणे 6.25 और बटा में था 2.5 गुणे 1.69। इसका मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो अगर हम देखते हैं ऊपर की संख्या अंश को, तो यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ 2 अंक पे दशमलव। टोटल मिला के 4 अंकों पे हमारा क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे, यानी यहाँ 3 अंक पे दशमलव आ रहा है। कि इसका मतलब कि जो भी हमारा उत्तर आएगा उसमें 1 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ओके, तो आइए अभी हम क्या कर रहे हैं कि दशमलव को जाते हैं भूल। दशमलव को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि यहाँ दशमलव भी है। तो दशमलव को हम भूल जाते हैं, दशमलव यहाँ नहीं है, ठीक। और इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। डिवाइड करेंगे तो 25 से कट जाएगा आपका 25 बार में। ओके, इसको देखते हैं तो ये 13 का स्क्वायर है, 13 तेरहम 169 और 13 पाँचे आपका हो जाएगा 65। 13 से इसको भाग देंगे, 13 एक कम 13, 2 बचेगा, 13 दुना के 26। यानी कि आपका उत्तर आएगा 12 गुणे 5 गुणे 25। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे हो जाएगा आपका 60 और गुणे में हो जाएगा आपका 25। 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150 और एक आपका 0। चूंकि हमने शुरू में ही बताया था कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके 1 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। 1 अंक पे हमारा दशमलव लगेगा, तो यहाँ हमें 1 अंक पे दशमलव लगाना है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया गया एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो केबीएस पीआरटी में जो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार था कि एक व्यंजक दे दिया है 16 गुणे 16 माइनस 6 भागे 2 गुणे 3 माइनस 8 और भागे 4, और कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम बोडमास का रूल अप्लाई करेंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दे देंगे तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ क्या है, 6 भागे 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का जब 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 256। ओके, माइनस में हो जाएगा आपका 2 और गुणे हो जाएगा 3 और फिर माइनस में हो जाएगा आपका 2। जब इसे हल करेंगे तो 256 माइनस 6 माइनस, सॉरी ये 3 रहेगा, 3 और माइनस 2, यानी से 256 में से हमें क्या करना है, 11 को घटा देना है। तो घटाएंगे तो 245 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 केबीएस में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम दे दिया है। एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 28 और एलसीएम जो दिया है वो दिया है 336। और कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या कितनी है हमारी, 112 है। एक संख्या हमें दे दिया 112, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट की लाइन। हमें दूसरी संख्या नहीं पूछा है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, साथ के साथ इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, अंतर भी निकालना है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है दो संख्याओं का। तो जो होता है, कहता है कि एचसीएफ और गुणे एलसीएम
बराबर आपका क्या होता है, पहली संख्या और गुणे हो जाता है दूसरी संख्या, यही फार्मूला होता है। तो एचसीएफ दे दिया है आपको 28, एलसीएम दे दिया है 336 और पहली संख्या आपको दे दिया है 112 और दूसरी संख्या हम मान ले रहे हैं एक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 गुणे 336 और बटा में आपका हो जाएगा 112। इसे काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार। यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 तिली के 24, 4 2 और 3 दूना के 6 और 2 8, 84। यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 84। क्योंकि हमें दूसरी संख्या नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या है। तो 112 में से हम क्या करेंगे, 84 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 28 और 28 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी श्रेणी 4, 6, 9, 13 और 12 में अगले दो पदों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इस श्रेणी के अगले दो पद क्या होंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज की। जैसे यहाँ हम पा रहे हैं कि 4 से क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 4 से यहाँ 2 बढ़ रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ जो है 6 से प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ जो है 4 हो रहा है, यहाँ जो है प्लस का 5 हो रहा है। तो अगली श्रेणी में क्या होगा, प्लस का 6 और उसकी अगली श्रेणी में क्या हो जाएगा, प्लस का 7। 18 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 24 और 24 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 31। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 24 और 31, इस श्रेणी के अगले दो पद। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केबीएस पीआरटी में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं। अगर कभी भी दो संख्याएं दी हैं और पूछ है कि उनका, यहाँ जो पूछ रहा है कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, 4 और 6 दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम होता है 12। चूंकि कह रहा है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या में हम देखेंगे तो सबसे पहला 3 अंक जो डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 108 12 से। और लास्ट अधिकतम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। और हमारा पहला डिविजिबल क्या आ गया, 108। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। और इससे जो छोटा होगा 12 से डिविजिबल वो हो जाएगा 996। ओके, ये दो, ये आपका मिल गया पहला पद और ये मिल गया दूसरा पद। अब अगर इसे समांतर श्रेणी के रूप में रखेंगे तो इसका जो अगला पद होगा 3 अंक का, जो विभाजित होगा 12 से, वो हो जाएगा आपका 120। यानी कि ये एक समांतर श्रेणी चल रही है। पहला पद आपको मिला 108, दूसरा पद मिला आपको 120, तीसरा पद मिलेगा आपको 132 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अंतिम पद मिलेगा आपको 996। ओके, तो देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी एक बन रही है। हमें अंतिम पद पता है, अब हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हम फार्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ पे टी एन अंतिम पद हमारा क्या है, 996। हमारा पहला पद क्या है, 108 प्लस का हो जाएगा एन माइनस 1 और डी है सर्वांतर, हमारा क्या हो जाएगा 12। जब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 196 माइनस 108 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 और इंटू 12 हो जाएगा। ठीक, जब इसे घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 8 और बटा में क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। डिवाइड करेंगे, 12 छक 48। ठीक,
12 छक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72 और 12 सते 84। ये हो गया 7 और फिर 12 चौक 48, 74 हो गया। और n-1 है और पक्षांतर करेंगे तो 74 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी n का मान होगा 75। यानी कि टोटल इस श्रेणी में, यानी कि 4 और 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? 75 है। अगर इसे आप हल करना चाहते हैं शॉर्टकट विधि से, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 999 को डिवाइड कर देना है किससे? 12 से। 9 से 99 को हमें किससे डिवाइड कर देना है? 12 से डिवाइड कर देना है। 999 को हमें क्या करना है? 12 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ अगर डिवाइड करते हैं तो 83 बार भाग जाएगी, बच जाएगा कुछ शेष। तो हमें शेष को ध्यान नहीं देना है, ये देना है 83। यानी कि 1 से लेके 999 तक 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से क्या है? विभाजित हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। और 100 को भी हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा। यानी कि 100 से छोटी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? 83 माइनस 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 75। यानी कि 3 अंकों की संख्याएं 75 हैं जो 4, 6 और 12 से क्या होंगी? डिविजिबल होंगी। अगर 12 से डिविजिबल हो रही हैं तो आप इसलिए वो 4 और 6 दोनों से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केबीएस पीआरटी में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दे दिया गया था भिन्न 4/9, 5/7, 2/3 और 8/11 और पूछा था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे और जांच करेंगे कि कौन सी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी है। तो जब हम यहाँ भाग देंगे तो हमारे पास सबसे पहला अंक क्या है? 4/9। 4/9 इससे जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.44 आएगा। दूसरा है 5/7, इसे जब हम भाग कर रहे हैं तो हमारा आएगा 0.71। अगला है 2/3, जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 6, 0.666 डॉट डॉट, तो इसको 0.7 आप मान सकते हैं। अगला है 8/11 और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 0.79 के आसपास आ रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सारे क्या हैं? पॉइंट में हैं और पॉइंट में सबसे बड़ा क्या है? 0.79। यानी कि जो हमारी भिन्न है 8/9, ये क्या है? इन भिन्नों में सबसे बड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी हुई दो संख्याओं में से एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। यदि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2340 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ओके, आइए आपके कुछ इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, हम मान ले रहे हैं पहली संख्या हमारे पास क्या है? x, और x का कह रहा है 5%, यानी 5/100 बराबर है दूसरी संख्या y के 2%, यानी 2/100। यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 विषयम 100, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/50। यानी कि x/20 बराबर कितना है? y/50। अब अगर x और y का हम अनुपात निकालते हैं, x और y का हम अनुपात निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 20/50। 0 से 0 कट गया। x और y का अनुपात 2:5 हो जाएगा। ओके, अगर इसका हम देख रहे हैं अंतर, तो अंतर कितना है? 3 यूनिट का अंतर है।
कितने यूनिट का अंतर है? 3 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि अंतर 3 यूनिट नहीं है, अंतर है 2340। तो यहाँ से 1 यूनिट का हमें मान कितना निकल जाएगा? भाग दे देंगे, 3 7 21, 3 8 24, और ये हो जाएगा 0। यानी 1 यूनिट का मान 780 है। यानी कि यक्स में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यक्स की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। तो 780 गुणे 2 बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर 8 दूना के 16, 1 और 7 दूना के 14 और 1 15, यानी 1560। वाई बराबर अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 780 और गुणे क्या हो जाएगा? 5 बराबर 8 पचे 40, 0 4 और 7 पचे 35 और 4 29। यानी इन दोनों संख्याएं हमें मिल गई 1560 और 3900। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 14, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 5460। इन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 5460। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन केबीएस पीआरटी में आए हुए हैं 2026 10 जनवरी के एग्जाम में। ये सारे के सारे डिट्टो क्वेश्चन मैथ के उसी एग्जाम से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6% का वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो उस धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। आपको धनराशि नहीं दिया है कि 6% वार्षिक ब्याज लग रहा है और 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है? 1600 रुपये हो जा रहा है। तो उसी धनराशि पर उसी 6% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने मान लिया है कि हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन वो क्या है? हमने मान लिया कि मूलधन हमारे पास पी है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटा में हो जाता है आपका 100। क्योंकि ब्याज हमको कितना दिया है? 1600 रुपये। मूलधन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दर दिया है 6%, वर्ष दिया है 4 और बटा में क्या है? 100। अगर इसे हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 बार। ठीक। पी बराबर अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा 1600 और गुणे क्या हो जाएगा? 25 और बटा में हो जाएगा 6। डिवाइड करते हैं, 6 दुना के 12, 6 छका 36। ठीक। और फिर हो जाएगा 6 छका 36.67। यहाँ से आपको पी बराबर क्या मिल जाएगा? 25 छका 150, 0 आपका हो जाएगा हासिल 15। फिर 25 छका 150 और उसमें 15 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 165। हो जाएगा 5 हासिल 16। फिर 25 छका 150 और 16 जोड़ देंगे तो 166। 6 16 25 छका 150 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66 हासिल 16। और 25 दुना 50 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 66। 2 अंक पे हमें दशमलव लगा देना है तो ये हो जाएगा हमारा 6666.50। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। हमारा मूलधन लगभग हमें कितना मिल गया? 6666 रुपये। और इसी पे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 6% की दर से। तो 6 बटा हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ भी हम क्या कर देंगे? 6/100। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 66.66 बार। ठीक। ये आपका जाएगा 66.6 बार और क्या हो जाएगा? 66.66 और गुणे 6। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 66.66 गुणे
6। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 399.90, यानी कि ये लगभग कितना आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है, 400 रुपये। अब इस 400 का यहाँ फिर हमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 6/100 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 रुपये। यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और ये 24, यानी कि 824 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 824 रुपये। ओके, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 73,689 को धनराशि को 73,689 धनराशि को दो व्यक्तियों में ए और बी में 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ए के भाग के 3 गुने और बी के भाग के 2 गुने का अंतर पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन बहुत ही सामान्य हैं दोस्तों, लेकिन बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन का एक खेल है। कैलकुलेशन करना है आपको ध्यान से, आप सारे के सारे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे दिया है कि दो भागों में क्या हुआ है, बांटा गया है उस पैसे को। पैसा कितना है आपका, तो पैसा है आपका 73,689, 73,689, 73,689 रुपये। और इसे बांटा गया है ए और बी में, और ए और बी का जो अनुपात कह रहा है वो है 4:7 का, यानी कि टोटल जो अनुपात है हमारा वो क्या है, 11 का। अब इसको हम बांट दे रहे हैं तो ए को कितना मिला, तो ये हो जाएगा 4/11, और बी को कितना मिला, तो 73,689 और गुणे क्या हो जाएगा, 7/11। जब इसे करते हैं, भाग देते हैं, 11 छक्का 66, फिर जाएगा 11 छक्का 66, 11 नवा 99 और 11 नवा 99। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए का जो टोटल मान आएगा, 9 चौको 36, 3 9 चौको 36 और 3 39, 3 9 6 चौको 24 और 3 जोड़ देंगे, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27, 2 6 चौको 24 और 2 26। तो ए के भाग में, ए के हिस्से में जो आएगा 26,796 रुपये आएगा। उसी प्रकार इसको हमने काटा है तो यहाँ कितना आया है, 6,699 आया। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 निमा 63, तो बी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, 63, 3 6 7 नमा 63 और 6 69 हासिल 6 और 7 छक 42, 6 48, 4 और 7 छक 42 और 4 46। तो 46,893 हमारा क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे कह रहा है कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग के 2 गुने का अंतर पूछ रहा है हमें। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए का जो हिस्सा आया है उसको 3 गुना कर देंगे, और बी का जो हिस्सा आया है उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। इसको हमें क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, और इसी का हमें क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है। तो जब इसे 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 तिली 18, 1 और 9 9 तिली 27 और 1 28, 2 7 तिली के 21 और 2 हो जाएगा आपका 23, 2 और 6 तिली 18 और 2 20, 2 और 2 ત્યાં 6 और 2 8। तो इसका 3 गुना आ गया 80,388, और इसका 2 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये 9 दूना 18, 1 8 दूना के 16 और 1 17, 6 दूना के 12 और 1 13, 4 दूना के 8 और 1 9,
93,786। अब इसको हम जब घटा देंगे इसमें से 80,388, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8, और 17 में से 8 जाएगा आपका, बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया 3, यहाँ आ गया आपका 3, और ये आ गया 3 1। तो 13,398 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13,398। ओके, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस इन्हें क्या है, कैलकुलेशन का खेल है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसी क्वेश्चन के अनुसार हमें इसे क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 12 केबीएस में आया था, कह रहा है कि एक संक्रिया इस प्रकार है कि a@b बराबर b माइनस 2a प्लस ab/5। तब कह रहा है कि 3/25 का मान ज्ञात करिए। इसको हम क्या करेंगे, अज्यूम जो वैल्यू दी गई है उसके अनुसार हल करना, या फिर इसे हम मानेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3/25 है, और यहाँ क्या है, a@b है। अगर इसको हम रखते हैं a@b, तो यहाँ से हमें a का मान 3 और b का मान 25 आ रहा है, और इसे लगा के देखते हैं कि ये क्या सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो हम यहाँ b का मान कितना है, 25, तो b का मान हमने रख दिया 25, माइनस 2 गुणे a का मान कितना है 3, और प्लस में 25 गुणे 2, और बटा में कितना है 5। इसको हल करेंगे, तो अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 दूना के 10, यहाँ आपका हो जाएगा 25 माइनस 6, और प्लस का हो जाएगा क्या हमारा 10। 25 में से 6 को घटा देंगे, 25 और 10 हमारा 35, और उसमें से 6 को घटा देंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा? 35 में से हमें क्या करना है, 6 घटा देना है। यहाँ लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ 37 के बजाय कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा उत्तर 39। ओके, सॉरी, ये 39 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी, तथा उसकी पैकेजिंग पे इसने क्या किया, 2,450 रुपए व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। यदि अब वह क्या कर रहा है, पैकेजिंग के बाद 50 रुपए प्रति वस्तु बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कह रहा है कि 245 वस्तुएं खरीद रहा है 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से, तो इस हिसाब से उसने टोटल कितना खर्च किया ये निकालना है, और फिर उन वस्तुओं को 50 रुपए प्रति वस्तु बेच रहा है, तो कितना वो पा रहा है उसको निकालेंगे, और दोनों का अंतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लाभ, और लाभ कास्ट प्राइस पर कितना हुआ यही हमें निकाल लेना है, तो हो जाएगा हमारा प्रतिशत। चूंकि वो खरीद रहा है 245 वस्तु 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से, तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 3×5 = 15, और 4×3 = 12, 1 13, और 3×2 = 6, और 1 7, यानी 7,350 रुपये वो खर्च कर रहा है। साथ के साथ वो क्या कर रहा है, 2,450 रुपये वो क्या कर रहा है, पैकेजिंग पे खर्च कर रहा है, तो उसका टोटल खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4×3 = 7, और 1 हो जाएगा 8, और 7×2 = 9। वो 9800 रुपये क्या कर रहा है, पैकेजिंग पे खर्च कर दे रहा है। वो टोटल मिला के पैकेजिंग हुआ, और उसने जिस वस्तु को खरीदा वो सारी चीज़ों पर 9800 रुपये वो खर्च कर रहा है। क्योंकि अब खर्च करने के बाद ये 245 वस्तुओं को क्या करता है, 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालते हैं, तो 5×5 = 25, 2 5 × 20, और 2 22, 2 5×2 = 10, और 2 12, यानी 12,250 रुपये में वो क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है। क्योंकि उसका टोटल खर्चा हुआ था 9800 रुपये, तो यहाँ तो हमें लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 12,250 में से घटा देंगे 9800। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0,
ये हो जाएगा आपका 5, 12 में से 8 जाएगा आपका आ जाएगा 4, और 11 में से 9 गया आपका आएगा 2। 2,450 रुपये उसका लाभ हो रहा है। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो बराबर लाभ कितना हो जा रहा है, 2,450 रुपये का टोटल कितना, तो 9800 रुपये टोटल उसने क्या किया था, खर्च किया था, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक कम 2, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4 और 2 पाँचे 10। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8 और 2 नवा 18। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 सत्ते 49, और यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 52 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 पाँचे 35। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दुना के 14 और 7 पाँचे 35। यानी कि जो हमारा लाभ प्रतिशत होगा वो कितना परसेंटेज का होगा, 25% का। ओके, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। 25% क्या होगा, उस दुकानदार को लाभ होगा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी कॉलोनी के लोगों के पसंदीदा खेलों को दर्शाया गया है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक खेल को पसंद कर रहा है। यहाँ खेल दे दिया है, बास्केटबॉल कह रहा है कि 470 लोग पसंद करते हैं। फुटबॉल की बात करें तो 510 लोग पसंद करते हैं। क्रिकेट की बात करें तो 1240 लोग पसंद करते हैं। हॉकी की बात करें तो 1430 लोग पसंद करते हैं। और बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन 350 लोग पसंद करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिक पसंद, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे अधिक पसंद खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, खेलों को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्योंकि ये पूरे स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे पाया मैं। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे दे रहा है कि किन किन खेलों को कितने कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो इन सब को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहला जो है वो क्या है, 470, 470, और फिर क्या है 510, फिर था 1240, और फिर था 1430, और उसके बाद था 350। इनको जोड़ते हैं और देखते हैं टोटल कितने हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 10 हो जाएगा आपका 20। 2 यहाँ जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18 और 2 हो जाएगा आपका 20। 2 1 1 2 और 2 4, यानी कि 4000 लोग क्या हैं, टोटल हैं खेल को पसंद करने वाले। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक खेल को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 1440। तो यही पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंटेज है। तो हम मान ले रहे हैं कि x परसेंटेज है, तो 4000 उड़े x बटा 100, और यही बराबर क्या है, 1430 के बराबर है। x बराबर आप क्या क्या आ जाएगा, 1430 गुड़े 100, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, 4000। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया। इसको भाग देते हैं तो 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12, बचेगा 2, और 4 पचे 20, यहाँ बचा। तो ये हो जाएगा आपका 35 सही 3/4%। 35 सही 3/4% लोग हैं जो क्या करते हैं, खेल को पसंद करते हैं। 35 सही 3/4, जो लोग क्या है, हॉकी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो टोटल लोगों का क्या है, संख्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 35 सही 3/4%। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल होगा ये।
भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली कह रहा है कि 96 को किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि संख्या क्या है हमारी x है और इसे हम क्या कर रहे हैं 96 से डिवाइड कर रहे हैं, मान रहे हैं भाग एक बार जा रही है, ये हो गया 96 और जो शेष बच रहा है वो क्या हो रहा है 59 शेष बच रहा है। यानी कि 96 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में और 59 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 96 प्लस 59 जोड़ेंगे 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 और 5 और 9 हो जाएगा आपका 14 और 1 16 165। अब इसको क्या करना है 24 से हमें क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 165 165 और भागे क्या कर देना है 24। ठीक 165 भागे हमें क्या कर देना है 24। देखते हैं तो ये कितनी बार भाग जा रही है 6 बार। ठीक 6 चौको 24 और 6 दुना के 12 और 14 यहाँ हो गया 11। 11 शेष बच रहा है और 24 बार भाग जा रही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि एक 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 सेकंड में पार करती है। यदि कोई व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी। जैसा कि अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, हमारे पास अगर ये मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये क्या है एक्स मीटर का है। ठीक तो अगर कोई यहाँ से रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी चलना शुरू करती है तो ये वो पूरी इस दूरी को तो तय करेगी, साथ के साथ जब इसका लास्ट वाला पोर्शन यहाँ आएगा और इसका आगे वाला पोर्शन यहाँ रहेगा तो यानी कि इतनी दूरी और प्लस इतनी दूरी उसे तय करना होगा, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को क्या करेगी पार करेगी। यानी कि उसको चलना होगा यक्स मीटर और प्लस खुद की लंबाई, उसकी खुद की लंबाई उसे चलनी होगी। तो उसके द्वारा मतलब ट्रेन द्वारा कुल चली गई दूरी यक्स मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस उसकी खुद की लंबाई यानी 320, ये हो जाएगा ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चूँकि यहाँ जो हमें ट्रेन की चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। अब ट्रेन की चाल को और यहाँ हमें मीटर में उसकी लंबाई दी है और प्लेटफ़ॉर्म को भी हमने मीटर में ही मान लिया है। तो इसलिए हम ट्रेन की चाल को क्या करेंगे, बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो ट्रेन की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 20 और ये 6 तिली 18, यानी कि जो इसकी चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 100/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी, चाल हमें आ गई मीटर प्रति सेकंड में, दूरी हमें मीटर में दे दिया है और समय हमें क्या कर लेना है, ज्ञात ही है। ठीक तो हो जाएगा 100/3 और बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस 320 और बटा में कह रहा है कि कितना समय ले रही थी, तो 24 सेकंड का वो समय ले रही थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 24 और बराबर में क्या आ जाएगा 3x और प्लस 3 दूना के 6 3 तिली के 9। ठीक और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 24 2400 माइनस क्या हो जाएगा 9
160 बराबर 3x। ठीक, जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ हुआ 13, 13 में से आपका 9 जाएगा, आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। अब यक्स का मान निकालना है तो 3 से भाग दे दो, यक्स का मान निकल जाएगा, यानी उसकी लंबाई निकल जाएगी। तो 3 चौका हो जाएगा हमारा 12। ठीक, 3 चौको 12 और 3 आठे 24 और 0, यानी कि 480 मीटर की क्या हो जाएगी, 480 मीटर का हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ओके, 480 मीटर का हमारे पास क्या आएगा, प्लेटफॉर्म आ गया। अब कह रहा है कि व्यक्ति की चाल हमसे पूछा है कि व्यक्ति की चाल कितनी है, और वो इस प्लेटफॉर्म को 480 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रहा है, 12 मिनट में। तो व्यक्ति की जो चाल है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, 480 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 12 मिनट में तय कर रहा है। चूंकि ये मीटर में है तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, 12 गुणे हो जाएगा 60, 0 से 0 कट गया। ठीक, और ये हो जाएगा 8 बार, 8 छक 48। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 दुना के 8 और 4 तिहाई 12। उसकी जो चाल आएगी वो आएगी 2/3 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल आ गई। चूंकि पूछा है व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें 5/18 का गुणा करते थे, यहाँ कर देंगे उल्टा, 18/5 का गुणा। ये 3 छक क्या हो जाएगा 18, और 6 दुना क्या हो जाएगा 12, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 दुना के 10 और 5 चौको 20, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल हो जाएगी, जो 12 मिनट में उस प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, पार करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी आयत का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है, तथा उसकी जो चौड़ाई दी है उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयत की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारा हो गया आयत। कह रहा है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गो अधिक है। मान लेते हैं उसकी चौड़ाई x, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी x+2। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2x+2+x, और बराबर क्या दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक, यह हो जाएगा आपका 4x+4 बराबर क्या हो जाएगा 28। यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 24/4, यानी कि यक्स बराबर 6। तो अगर इसकी चौड़ाई 6 है तो इसकी लंबाई क्या है 8। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इसी कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। यहाँ पूछ रहा है कि और कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति ऑलरेडी हैं, इनमें और कितने व्यक्ति चाहिए कि वो काम पूरा कितने दिन में खत्म हो जाए, 5 दिन में। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली ये चीज होती है कि इसने कहा कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। 8 गुणे 25, ये हो जाएगा हमारा टोटल काम हो जाएगा। कह रहा है और कितने व्यक्ति चाहिए, तो मान लेते हैं कि 5 दिन में खत्म करने के लिए यक्स व्यक्ति क्या है लगते हैं। तो यहाँ पे
यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 25 और बटा में क्या हो जाएगा 5, काट देंगे हो जाएगा 5 यानी कि 40। यानी कि 5 दिन में अगर उसे खत्म करना है तो 40 लोग काम पे लगेंगे, लेकिन 8 लोग तो ऑलरेडी हैं, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 8 कर देंगे यानी कि 32 लोग और चाहिए। और ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, वो 40 मार के चले आए हैं, जबकि कह रहा है कितने और लोगों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और कितने व्यक्ति चाहिए इस पॉइंट को ध्यान देना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 32 यानी 32। ओके, आइए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का जो ब्याज का योग है वो क्या है 28,000 रुपये। यदि कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 2/5 है, सॉरी ये 2/5 रहेगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, 2/5 रहेगा, 2/3 लिखा दिया है, ठीक, 2/5, ठीक, 2/5 है। तो वार्षिक ब्याज आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज क्या होगा, ठीक, वार्षिक ब्याज क्या होगा। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें क्या कर रहा है कि ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन, मूलधन इन दोनों का जो रेशियो बता रहा है वो 2:5 बता रहा है कि 2/5 है। और ब्याज हमें यहाँ क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है हमें 28,000 रुपये, 28,000 रुपये दे दिया है, ठीक है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हम पाएंगे इसका मूलधन, मूलधन को हम मान ले रहे हैं कि मूलधन हमारा क्या है पी है, मूलधन हमारा क्या है पी है। तो पी और गुणे 2/5 बराबर ब्याज क्या हो जाएगा 28,000 रुपये, ठीक। तो पी बराबर मूलधन हो जाएगा 28,000 गुणे में हो जाएगा 5/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 000, ठीक। पी बराबर अगर हमारा मान आएगा तो 14 × 14 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70 और ये हो जाएगा 30। 70,000 रुपये हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। अब हमें मूलधन मिल गया, हमें ब्याज पता है और हमें वर्ष पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं आर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पहले ही दे रखा है कि 5 वर्षों का ब्याज है, ठीक, 5 वर्षों का क्या है ये ब्याज है। तो हमारा 5 वर्षों का ब्याज कितना है 28,000 रुपये। तो 28,000 रुपये हमारे पास क्या हो गया ब्याज हो गया। मूलधन है हमारे पास 70,000 रुपये और गुणे हमें आर निकालना है, और गुणे क्या हो जाएगा 5 वर्ष बटा के हो जाएगा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 28,000, ठीक, 28,000 और बटा में आपका क्या हो जाएगा 700 और 5। इस 0 से ये कट गया, ठीक, 7 से काटेंगे 7 × 4 = 28, 40 और 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 8%। ओके, देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि आर जो है आपका ऑप्शन सी 8%। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का सबसे लास्ट है और 20 क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी में पूछा था, तो ये है आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो 56 परिकलित किया गया। मतलब कि 20 संख्याओं का औसत क्या है 56 है, और कह रहा है कि परिकलन में एक गलती हो गई कि 61 को गलती से क्या कर लिया गया 64 पढ़ लिया गया, ठीक है। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है हमें 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 56, तो 20 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 20 संख्याओं का योग हो जाएगा 56 गुणे 20 बराबर 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 और 1 11।
1120। चूंकि कह रहा है कि 61 की जगह पर क्या कर लिख दिया गया था, 64, यानी 3 अधिक लिख दिया गया था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 1117। ठीक, ये हो जाएगा 20 संख्याओं का योग। अब औसत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि 1117 में क्या कर देना है, 20 का भाग दे देना है। 20 का भाग देंगे, 20 पचे 100। ठीक, 117, फिर 20 पचे 100, ये हो जाएगा आपका 17। यहाँ हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 0। अब देख रहे हैं 170, तो 20 8 बढ़ जाएगा, 8 दूना के 16, तो ये आपका हो जाएगा 160। ये हो गया आपका 160। बचेगा 10, 0 बढ़ जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि 20 संख्याओं का जो औसत हमारा आएगा वो आ जाएगा, 20 संख्याओं का जो औसत आएगा वो हमारा आ जाएगा 55.85। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आइए देखते हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन बी में 55.85। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और इस वीडियो को देख के आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पीआरटी में मैथ में कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही इजी थे, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन आ गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सी टेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस चैनल पे सी टेट के मैथ पेडागोजी की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने उस पे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि सी टेट के में मैथ के जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ तरीके से पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और सी टेट मैथ की पेडागोजी की क्लासेस देखने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, सी टेट 2026। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके।